हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी की डिस्कशन को। तो हम चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है उसकी अलग अलग कौन कौन सी डायमेंशंस होती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स और एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप सिर्फ एक चीज कहकर के ये चीज इंटेलिजेंस होती है, वो चीज इंटेलिजेंस होती है, सिर्फ ऐसे आप इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं कर सकते हो। इंटेलिजेंस के बहुत अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस होते हैं। उन डायमेंशंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको देखना पड़ेगा, विच आर विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस का नेचर क्या है। यानी कि अगर आप अपने अंदर खोजने की कोशिश करो, मैं अपने अंदर देखने की कोशिश करूं, बहुत सारे दुनिया के लोग अपने अपने बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें अगर अपने आप का, तो उनके दिमाग में हमेशा ही सवाल आता है, यार मुझे मेरी इंटेलिजेंस पता कैसे लगेगी। मुझे कैसे पता लगेगा कि सामने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कम इंटेलिजेंट हूं, या मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, सामने वाला कम इंटेलिजेंट है। ये मेरे को पता कैसे लगेगा। तो उसके लिए हमें इंटेलिजेंस के नेचर को समझना पड़ता है। तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस है क्या, कि इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली में है क्या, और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट इस इंटेलिजेंस के डायमेंशन को किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है इंटेलिजेंस। क्योंकि आपसे और मेरे से ज्यादा बेटर आंसर इंटेलिजेंस को समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ये लोग दे सकते हैं, है ना। उसके बाद दूसरी डायमेंशन, चेंजिंग डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जिस तरीके से इसकी थ्योरी जो है इवॉल्व हुई है, इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो चेंज हुआ है, तो ये अलग अलग सेंचुरीज में बदलता रहा है। 19वीं सेंचुरी में इंटेलिजेंस की डायमेंशन थोड़ी सी थी, उसके बाद वो और इवॉल्व हुई 20वीं सेंचुरी के अंदर, उसके बाद और इवॉल्व हुई 21st सेंचुरी के अंदर। तो इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रह रही है। तो कैसे इंटेलिजेंस का जो मीनिंग है वो इवॉल्व हो रहा है, वो चेंज हो रहा है ओवर टाइम। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, लोगों की हैबिट बदल रही है। तो अगर हम कल्चर के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इंटेलिजेंस को समझे तो इंटेलिजेंस का मीनिंग भी बदल जाता है। अब आप कहोगे सर इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस ही है ना, उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है। दोस्तों इंटेलिजेंस जो है जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व करता है तो एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इंटेलिजेंस की परिभाषा जो है वो भी बदलने लग जाती है। ठीक है। उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अलग अलग जो सोसाइटीज होती है, सोसाइटीज मतलब यहां पर बेसिकली कंट्रीज को बोला जा रहा है, ठीक है, या फिर विद इन अ कंट्री अलग अलग डाइवर्सिटी के जो लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट से सोसाइटी की यहां पर बात करी जा रही है। फिलहाल के लिए आप इसको कंट्री समझ लो। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में इंटेलिजेंस को अलग तरीके से समझा जाता है। किसी कल्चर के लोग, किसी सोसाइटी के लोग हो सकता है बोले कि ये अगर पैरामीटर्स हैं अगर इंडिविजुअल के, तो हम उसको इंटेलिजेंट मानेंगे। अगर ये वाले पैरामीटर्स या ये वाली डायमेंशंस एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, तो उनके हिसाब से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो पर्सन इंटेलिजेंट नहीं होगा या फिर नहीं होगी। ठीक है। रेंज एंड वेरिएशंस इन इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस। देखो लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, एक पर्टिकुलर गली मोहल्ले के अंदर, उनकी रेंज भी वेरी करती है। हो सकता है कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट समझे जाते हो, कि वहां पर मेजर पॉपुलेशन जो है या फिर एक एरिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट कंसिडर करे जा रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर आप पूरी कंट्री को देखो तो इंटेलिजेंस की जो रेंज है वो भी वेरी करती है। ठीक है। और यहां पर हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं कि लोगों की इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, जो उनके अंदर इंटेलिजेंस को लेकर एबिलिटी है, उनका बेसिकली जैसे आप मान लो कि टैलेंट है, तो वो भी चेंज होता रहता है। अब इसके लिए एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स अलग अलग फील्ड में एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि दूसरे जो है वो बिलो एवरेज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई की आप बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, जॉब की बात कर लो। कुछ लोगों को बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छी ऊंचाइयां मिल जाती हैं, और वहीं पर कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, जो उनके सक्सेस के जो पैरामीटर्स होते हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। उसके बाद
इंटेलिजेंस का एक और डायमेंशन है एप्टीट्यूड्स और स्पेशल एबिलिटीज। स्पेशल एबिलिटी तो दोस्तों देखो इस बात को दर्शाता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, और एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन को इस चैप्टर में हम आगे चल के जानेंगे, उनके लिए एक वर्ड यूज करा जाता है, उनको बोला जाता है प्रोडिजी। एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन को हम लोग प्रोडिजी बोलते हैं। लेकिन फिर भी टैलेंटेड पर्सन वो होता है, मैं आपको बता देता हूं पहले ही, चैप्टर में आगे चलकर वैसे आएगा, कि जो कोई एक फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा महारत हासिल करे, कामयाबी हासिल करे, उससे बेटर एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ही गिने चुने लोग हो या फिर कोई भी ना हो, तो वो होता है टैलेंटेड पर्सन। जब टैलेंटेड पर्सन जो होता है वो बहुत सारी फील्ड के अंदर अपना टैलेंट दिखाता है, तो उसको हम प्रोडिजी कहते हैं। यानी कि ये टैलेंट जो है अगर आपको बहुत सारे एरियाज, मल्टी डायमेंशनल एरियाज के अंदर दिखने को मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं टर्म से प्रोडिजी। ठीक है, तो एप्टीट्यूड और स्पेशल एबिलिटीज के अंदर हम ये बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्पेशल टैलेंट शो करते हैं अपना कुछ एरियाज में, जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स और आर्ट। कुछ लोग संगीतकार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, गाना बहुत अच्छा बजा लेते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग मैथ्स में या पढ़ाई के किसी एक विषय में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, और कुछ लोग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं। आगे चलकर ऐसे लोगों के अंदर हो सकता है कि एक एबिलिटी हो कि ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन पाए और ये बहुत नई नई प्रकार की अच्छी प्रकार की इन्वेंशंस कर पाए। तो यहां पर अगर हम इंटेलिजेंस की डायमेंशन को देखें तो इंटेलिजेंस का डायमेंशन हमें यह भी बताता है कि लोगों के अंदर क्या स्पेशल एबिलिटीज जो है वो छुपी हुई है। अब दोस्तों यहां पर एक वर्ड आया एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड वर्ड का क्या मतलब होता है? देखो, आपके अंदर हो सकता है कि किसी चीज को करने के लिए क्षमता हो, टैलेंट हो, लेकिन वो टैलेंट अगर निखर कर बाहर ना आए, पॉलिश कर बाहर ना आए, तो वो हमेशा के लिए आपके अंदर ही हो सकता है दबा हुआ रह जाए। यानी कि आपके अंदर किसी काम को करने की क्षमता है, इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसको आपको अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये आप किसके सहारे की मदद से कर सकते हो? फॉर दिस यू नीड अ एक्सपर्ट। यहां पर हम साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका पहले उस फील्ड से सामना हो जाए और फिर आपको एक अच्छा एक्सपर्ट यानी कि ट्रेनर, कोई कोच या कोई टीचर या कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाए, तो वो आपके अंदर से उस पोटेंशियल को निखार सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप में से जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो कोई भी स्विमर ना हो, क्योंकि आपने कभी स्विमिंग नहीं करी। लेकिन अगर क्या पता आप स्विमिंग करने जाते, बचपन से उस एबिलिटी को निखारते, तो आप एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते स्विमिंग के अंदर। आप बहुत सारे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करते और आप एक महारत हासिल करते, उस फील्ड के अंदर आप एक मुकाम हासिल करते, आपको लाइफ में सक्सेस मिलती। तो ये जो आपका हो सकता है टैलेंट हो, लेकिन अंदर ही आपके अंदर दबा हुआ रह गया है, उसको बाहर निकालने का जो काम है वो करा जाता है वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, और उसको हम कहते हैं, उस दबी हुई क्षमता को, दबे हुए टैलेंट को हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कभी कभार जरूरी नहीं कि कोई बाहर वाला पर्सन ही पहचाने का, आप खुद भी अपने आप को पहचान लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यार मैं लाइफ में ये करूं, वो करूं, मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, मैं खुद का अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, कोई अपना खुद का स्टार्टअप खोलूं, मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। एक्सप्लोर करते 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 मल्टीपल फील्ड्स को, उनको पता लगता है यार ये वाली चीज में मेरा इंटरेस्ट भी आ रहा है, बहुत लंबा समय मैं इसके अंदर दे भी सकता हूं, मैं इसके अंदर बोर भी नहीं हो रहा हूं, तो ये चीज मेरे लिए बेस्ट है। और जब आप किसी चीज में बोर नहीं होते हो, बहुत ज्यादा घंटे अगर आप उस फील्ड में दे सकते हो और आपको खुद से कोई कंप्लेंट नहीं होती है कि यार मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूं, तो यानी कि आप उस फील्ड में सक्सेस पा सकते हो, अपने ऊंचाइयों के मुकाम को आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए कि एक तो है कि बाहर वाला पर्सन आपके अंदर से हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं। एप्टीट्यूड की वैसे डेफिनेशन होती है अंडरलाइंग हिडन पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन, जिसको बाहर निकाला जा सकता है विद प्रॉपर गाइडेंस एंड एक्सपर्ट ट्रेनिंग, किसी के सुपरविजन के अंदर। जनरली साइकोलॉजिस्ट तो ऐसे ही मानते हैं कि बाहर वाला पर्सन आपकी इस पोटेंशियल को पहचान लेगा, या अगर आप भी पहचान लो, उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए आपको पॉलिश करना पड़ेगा, और वो पॉलिशिंग आपकी करवाएगा कोई एक एक्सपर्ट, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोई कोच, कुछ भी हो सकता है वो आपकी फील्ड के अंदर। तो आई होप आपको एप्टीट्यूड के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। आगे चलकर हम डिटेल से और गहराइयों से इसके बारे में जाकर बात करेंगे। तो यहां पर उसके बाद ये बोला जा रहा है हमसे, अगर हम इंटेलिजेंस की वेरियस डायमेंशंस को समझे, अगर ये डायमेंशंस हम एक्सप्लोर करें, अपने आप से सवाल करें और इसके आंसर अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, पांचों डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस जिसके बारे में हमने बात करी, तो ये ह्यूमन पोटेंशियल को
एक्सप्लोर करने में मदद करता है डाइवर्स फॉर्म में, कि आपके अंदर क्या क्षमता छुपी हुई है। बेसिकली घुमा फिरा के बात यहां पर एप्टीट्यूड की ही हो रही है कि आपके अंदर क्या क्षमता छुपी हुई है। अगर आप इन इंटेलिजेंस के डायमेंशंस के क्वेश्चंस को अगर आप एड्रेस करोगे तो आप अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो डाइवर्स एरियाज के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी हमें बोलती है कि हर एक जगह पर कुदरती रूप से वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। वेरिएशन का मतलब है यहां पर दोस्तों जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर, जानवर को लेकर, जो डिफरेंसेस होते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से अलग है, बी सी से अलग है, सी डी से अलग है, और ऐसे बड़े सारे जानवर एक दूसरे से अलग है, पेड़ पौधे एक दूसरे से अलग है, नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग है, और इंसान भी एक दूसरे से अलग है। इंसानों की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम यहां पर नॉर्मल कुदरती रूप से जो नेचर में हमें वेरिएशंस, जो डाइवर्सिटी, जो डिफरेंसेस, नोटिसेबल डिफरेंसेस जिनको हम नोटिस कर सकते हैं, वो जो हमें देखने को मिलते हैं उसको हम पहचानते हैं सबसे पहले। तो हमें बोला जा रहा है वेरिएशंस हर जगह पर एग्जिस्ट करती है। अब देखो जो इंडिविजुअल लेवल पर जो वेरिएशंस होती हैं, अब यहां पर इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ पर्सन नहीं होता साइकोलॉजी के अंदर। हम लोग इंडिविजुअल्स को साइकोलॉजी जब आप जैसे पढ़ते हो एनसीईआरटी में तो कभी कभार ऑब्जेक्ट्स बोलकर भी डिनोट करा जाता है या फिर सब्जेक्ट बोलकर भी डिनोट करा जाता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है, जानवर हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल वेरिएशंस जो है आपको सबसे पहले यहां पर ये बोला जा रहा है कि वो कॉमन चीज है, वो एग्जिस्ट करती है एक स्पीशीज के अंदर भी। जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज है, तो ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी के अंदर भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है। और अक्रॉस ऑल स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो एक दूसरे से डिफरेंट है ही, और एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल से भी अलग होते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, इसका देखो दोस्तों कोई सटीक आंसर नहीं होता है। कोई अगर आपसे पूछे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते क्यों है, बिकॉज नेचर ने हम सबको ऐसा बनाया है, नेचर हैज मेड अस सो, कुदरत ने ऐसा कर रखा है, इसलिए डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेचर जो है वो भरा हुआ है डाइवर्सिटी से। अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूलों के रंग होते हैं, जानवरों का साइज अलग होता है, इंसानों में भी सबकी हाइट अलग है, कलर अलग है, बात करने का तरीका अलग है, उनका बिहेवियर, उनका रवैया, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार आपके प्रति, उनकी थिंकिंग। कुछ लोग होते हैं वो कम सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं, कुछ लोगों को दूसरों के सुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं वो दूसरों को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है कुदरत के अंदर। फिर चाहे आप बात पेड़ पौधों की करो, नॉन लिविंग थिंग्स की करो, जिसको ऑब्वियसली बात है इंसानों ने बनाया है, तो इंसान भी कभी सेम जैसी चीज तो बनाते नहीं है। क्या दुनिया में सिर्फ एक ही प्रकार के फोन है? क्या दुनिया में सारे आर्किटेक्चर्स ने एक ही प्रकार की बिल्डिंग्स बना रखी है? क्या दुनिया में सभी प्रकार की जो खेलने कूदने की जो चीजें वो एक जैसी है? नहीं, डाइवर्सिटी हर एक जगह पर है। और ये जो वेरिएशंस हैं, इससे होता क्या है, दे एड कलर एंड ब्यूटी टू द नेचर। सारी चीजें अगर एक जैसी होती संसार में तो बहुत ज्यादा हमें बोरियत हो जाती। नेचर ने, अगर हम चलो नॉन लिविंग थिंग्स की बात छोड़ भी दे जिसको इंसानों ने बना रखा है, कुदरत ने अलग अलग जो फूल, पेड़ पौधे वगैरह बना रखे हैं, इंसान बना रखे हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के जानवर कुदरत ने बना रखे हैं, भगवान ने बना रखे हैं। इसकी वजह से होता क्या है, कलर और ब्यूटी ऐड होती है नेचर के अंदर। अर्थ जो है एक अच्छी जगह लगती है हमें, कुदरत से हमें बेसिकली फिर प्यार होता है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चीजों को एक्सप्लोर करने के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अलग अलग जो फूल होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, अलग अलग जो जानवर हैं सबके साइज अलग हैं, सबके शेप्स अलग हैं। ठीक है, कुछ फ्रेंडली हैं, कुछ पालतू हैं, कुछ के पास आप जाओगे तो आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी डिफर करते हैं, सबकी अपीयरेंस अलग है, लुक सबकी अलग है, हाइट अलग है, कलर अलग है, बात करने का तरीका भी अलग है। तो फिजिकल फीचर्स भी इंसान के वेरी करते हैं, साइकोलॉजिकल फीचर्स भी वेरी करते हैं। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे फिजिकल और साइकोलॉजिकल फीचर्स कैसे कैसे वेरी करते हैं इंसानों के अंदर, और उनके बिहेवियर भी वेरी करते हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये वाला हो गया हमारा फिजिकल कंपोनेंट, और अगर वहीं पर हम बिहेवियर की बात करें तो ये वाला हो गया हमारा साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ये फिजिकल है
और ये वाला आपका साइकोलॉजिकल है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी एक स्लाइड आएगी उसके अंदर हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि आप डाइवर्सिटी को देखना चाह रहे हो, और डाइवर्सिटी मान लो अगर आपको पसंद नहीं आती है। देखो क्या होता है ना, इंसान के पास जब चीजें अवेलेबल होती है ना बहुत ज्यादा, तो इंसान को कदर नहीं होती इन सब चीजों की। तो आप एक चीज इमेजिन करके देखो, एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करके देखो जहां पर सारी चीजें एग्जैक्टली सेम कलर की हो, जैसे घर, गाड़ी, चीजें, इंसान, सबके कलर रेड हो, या सबके कलर ब्लू हो, या सबके कलर ग्रीन हो। मजा आएगा रहने में ऐसी दुनिया में? एक रंग की दुनिया या बेरंग दुनिया हो जाएगी ऐसी, क्योंकि आप तो सिर्फ एक ही कलर को देखोगे तो आपके लिए तो वो बेरंग कलर हो गया। तो ऐसे हालात में अगर सारी चीजों का, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो है सारी एक ही कलर की होती पूरे संसार में, सड़क, दीवारें, आसमान, लोग, जानवर, पेड़ पौधे, सबका एक ही कलर होता और कोई कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसे केस में दुनिया आपको कैसी प्रतीत होती, कैसे देखते आप दुनिया को? क्या आप इस दुनिया को ब्यूटीफुल दुनिया बोलते, ब्यूटीफुल नेचर बोलते? ठीक है, क्या आप ऐसी दुनिया में रहना प्रेफर करते? एनसीईआरटी ने दोस्तों हमसे वाले सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज के बारे में गहराई से सोचो तो आपका आंसर सर्टेनली होगा नहीं। कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा हाँ ऐसी दुनिया में हम रहना प्रेफर कर सकते हैं, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। अगर सच में ऐसा हो जाए तो इंसान जो है वो पागल हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं चीज बताता हूं, आपको शायद से ये चीज पता भी होगी, कलर्स जो होते हैं ना वो भी हमारे लिए एक तरीके से थेरेपी का काम करते हैं। कलर्स में भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को अगर कुछ कलर पहना दिए जाए या उनके आगे वो कलर प्रेजेंट कर दिया जाए, लोग पागल हो जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था बहुत साल पहले, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। एक कुछ इंसानों को रखा गया कुछ दिन के लिए एक कमरे के अंदर बंद करके, और सारी दीवारों को डार्क रेड और ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया। जब एक हफ्ते के बाद उनको टेस्ट करा गया तो वो इंसान जो है उनके अंदर गुस्सा, एंजाइटी, पागलपन, कईयों के अंदर तो दौरे पड़ना, ऐसे केसेस जो है वो निकल आए थे। फिर जब वापस से उनको उनके पुराने घर के अंदर शिफ्ट करा गया, जैसे उनके घर की दीवारें थी जैसे ऑफ वाइट कलर, येलोइश कलर, ठीक है, तब जाकर वो ठीक हुए। तो कलर्स जो होते हैं वो भी हमारी कहीं ना कहीं साइकोथेरेपी का काम करते हैं। मतलब ये क्लिनिकल साइकोथेरेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे मूड, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कलर। ठीक है, तो अब दुनिया अगर एक ही कलर की होती सबके लिए, हो सकता है कि सबको मजे ना आते हो ग्रीन कलर में, सबको ब्लू कलर में मजे ना आते हो, सबको रेड कलर में मजे ना आते हो। जैसे आई पर्सनली हेट ब्लैक कलर, मुझे बड़ा नेगेटिव लगता है, तो मैं ब्लैक कलर के साथ जो है मुझे नेगेटिविटी वाली फीलिंग्स आती हैं, तो मुझे वो नहीं है पसंद। अगर पूरी दुनिया ब्लैक कलर की होती तो मेरे जैसे इंसान पागल होने लग जाते। तो ऐसे केस में हम दुनिया में रहना प्रेफर नहीं करते। ऐसी जो दुनिया है वो हमारी डल हो जाती है, अनअट्रैक्टिव हो जाती है। और बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछोगे तो वो ये कहेंगे हम ऐसी दुनिया में रहना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी एकदम टोटली डल है, बेरंगी दुनिया है और बोरियत भरी दुनिया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि जो हमने एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, जो हमने पढ़ा कि अगर सारी दुनिया में एक ही रंग होता, एक जैसी दुनिया होती, एक जैसा सबका कलर होता, तो क्या वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग दुनिया होती? आंसर इज नो। ये एग्जाम्पल हमें ये समझने में मदद करता है कि डाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट करती है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, दुनिया की चीजों के अलग अलग कलर है, कुदरत में हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं। तो ये जो कुदरती रूप से नेचर के अंदर जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है और बहुत ज्यादा सुनहरी बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। ठीक है, एक दुनिया है ये एक ही कलर की, एक दुनिया बेरंग है, ब्लैक एंड व्हाइट है, और ये वाली दुनिया आप देखो कितनी कलरफुल दुनिया है। तो मूड फ्रेश आपका कहां जाकर होगा कि जब आप ब्लू कलर की दुनिया देखो, ग्रीन की, रेड की, या बेरंग दुनिया देखो, या फिर इतने ज्यादा डाइवर्सिटी के आप कलर को देखो, तो आप ऐसी जगह पर बैठ के आराम से गार्डन में, पार्क में बैठ के ऐसा नजारा अगर आपके सामने हो तो आप आराम से इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो, और आपको किसी के साथ की नीड भी नहीं है, आपका मूड वैसे ही फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। अब हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो जान लिया कि कुदरती रूप से जो अलग अलग चीजें हैं जो कुदरत ने हमें दे रखी है, जो नेचर ने हमें दे रखी है, उसके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन इंसान जिस तरीके से फंक्शन करते हैं, आपको अपने आसपास जो इंसान देखने को मिलते हैं, लोग हैं फ्रेंड्स की फॉर्म में, रिलेटिव्स की फॉर्म में, क्लासमेट्स की फॉर्म में, आपके कोई रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, आपका कोई स्पाउस हो सकता है, आपका कोई मैरिज पार्टनर हो सकता है,
और आप अगर अपने आप को खुद भी ऑब्जर्व करो, खुद भी अगर आप अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, तो इंसानों की फंक्शनिंग में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो लोग जो हैं वो डिफर करते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरह, ठीक है। जैसे कुदरती रूप से आपको अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, शेप के, साइज के, कलर के देखने को मिलते हैं ना, इंसान भी आपको इसी प्रकार से डाइवर्सिफाइड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स की तरह जो लोग हैं वो भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। लोगों के अंदर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसको आप ट्रेट कहते हो, वो देखने को मिलती है। ट्रेट्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो लोगों की एबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। कोई भी दो लोग इस पृथ्वी पे कभी भी सेम नहीं हो सकते। साइकोलॉजी में दोस्तों एक चीज याद रखना, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, साइकोलॉजी का डिसिप्लिन ये मानता है, इस दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लोग दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, ट्विंस जो हैं, कोई भाई भाई हैं, बहन बहन है, वो दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, ट्विन या ट्रिपलेट जो हैं। कई लोगों के ओपिनियन मैच कर सकते हैं, कई लोगों का कलर मैच कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हर एक चीज किसी की भी मैच नहीं कर सकती है। पृथ्वी पे किसी दो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, उनके 100% डायमेंशन कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। चलो ट्विंस की बात कर लेते हैं, बाकी लोगों को छोड़ो, बाकी लोगों तो चलो अलग अलग टाइम पे पैदा होते हैं, अलग अलग जेंडर के होते हैं। हम दो भाइयों की बात कर लेते हैं, दो भाई हैं, ट्विंस हैं, सेम टाइम पर पैदा हुए हैं, ठीक है। अब क्या उनकी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स 100% सेम हो सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? आप कहोगे सर वो तो सेम उम्र के हैं, सेम टाइम पर उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू करी है। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स को, दोस्तों आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के अंदर फिर भी डिफरेंसेस क्यों आएंगे? क्या दोनों के सोच विचार एक जैसे हो सकते हैं? क्या दोनों की सारी बातें एक टाइम पर एक जैसी हो सकती है? क्या दोनों के अंदर जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, जो थॉट उत्पन्न हो रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं, क्या ये एक जैसे हो सकते हैं हर एक टाइम पर? आंसर इज नो। और उसका रीजन पता है क्या है? हमारी पर्सनैलिटी को कौन सा डायमेंशन, कौन सी ऐसी चीज है जो अलग अलग बनाता है? साइकोलॉजी कह रही है ना ये कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। पृथ्वी पे कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो डिफरेंसेस किस की वजह से आता है? इसका मेन रीजन क्या है? द आंसर इज एक्सपीरियंसेस। हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्विंस में भी अगर दो भाई हैं, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, दोनों ट्विंस हैं, ठीक है। तो ये जो ए और बी है, ये सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, सेम तरीके का इनके घर पे वातावरण है, दोनों को प्यार मिल रहा है, दोनों को कपड़े मिल रहे हैं, सारी चीजें सेम मिल रही है। लेकिन आगे चलकर जब ये लाइफ में जाएंगे, यहां पर इसके फ्रेंड्स कुछ और होंगे, इसके फ्रेंड्स कुछ और होंगे, और कॉमन फ्रेंड भी हो मान लेते हैं, तब भी सामने वाले की बात को हमारा दिमाग कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? हो सकता है कि इसको बातें बहुत हल्की फील होती हो किसी भी इंडिविजुअल की, और ये हर्ट हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। तो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, हमारे जो अनुभव होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी के डायमेंशंस को एक अलग मोड़ दे देते हैं, एक अलग दिशा दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जा रही है कि नो टू पीपल आर एग्जैक्टली अलाइक। एग्जैक्टली मतलब 100% कभी भी इस पृथ्वी पे कोई सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अलग है तो आपका माइंड अलग है, आपका ब्रेन अलग है तो आपका माइंड अलग है, और आपका माइंड इसलिए अलग है क्योंकि आपके थॉट्स अलग, आपके ओपिनियंस अलग, आपके इमोशंस अलग। हाँ, कुछ कुछ डायमेंशन कभी कभार किसी से मैच कर सकती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, सेम थिंकिंग रखने वाले लोग जो हैं, ज्यादा बेटर चांसेस होते हैं उनके कि वो दोस्त बन सकते हैं। लेकिन अगर सेम थिंकिंग अगर आपकी किसी से मैच भी करती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन उस टाइम पर भी वहां पर हमारे पास, हमारे सामने वालों से इंटरेक्ट करते हुए वो आ सकते हैं। तो कभी भी एग्जैक्टली हमारे सोच विचार किसी भी इंडिविजुअल के साथ सिंक्रोनाइज होकर हमेशा 100% ऐसे नहीं चल सकते, ठीक है। तो ईच पर्सन हैज यूनिक मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज। हर किसी की एक यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज होती है। जो ये वेरिएबिलिटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, ये नेचर की एक दी हुई, आप कह लो कि ब्लेसिंग है, ठीक है। क्योंकि सारे इंडिविजुअल अगर एक जैसे होते, 100% किसी की पर्सनैलिटी मैच करती, तो डाइवर्सिटी नहीं आ पाती फिर। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इंडिविजुअल जैसे जो ह्यूमंस हैं, वो भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी कि जैसे चीजों में, कुदरती चीजों में जो नेचर ने हमें चीजें दे रखी हैं, उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, उसके अंदर वेरिएशंस हैं, उसी प्रकार से इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी के अंदर भी हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब लोग जो हैं एक दूसरे से दो तरीकों से डिफर करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना। एक फिजिकल कंपोनेंट्स हैं,
ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी के, जैसे आप किसी को बोलते हो चैप्टर नंबर 2 में हम समझेंगे पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जब आप किसी को देखकर कहते हो ना वाह यार इसकी क्या पर्सनैलिटी है, तो जनरली आप एक फिजिकल आउटलुक की उसकी बात कर रहे होते हो, लेकिन फिजिकल आउटलुक के अलावा साइकोलॉजिकल डायमेंशंस भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं। तो लोग दो तरीकों से बेसिकली वेरी करते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कभी कभार सेम भी हो सकते हैं, लेकिन हम पर्सनैलिटी में दोनों चीजों को ऐड करते हैं, यानी कि फिजिकल डिफरेंसेस प्लस साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये जाकर कॉम्बिनेशन में बनाते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 इसी के बारे में हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग फिजिकली एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं। लोग डिफर करते हैं एक दूसरे से अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे सबकी हाइट अलग है, वेट अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, बालों का कलर अलग है, बॉडी बिल्ड अलग है और फिजिकल अपीयरेंस अलग है। ठीक है, कुछ लोगों की हाइट में वेरिएशंस हैं और कुछ लोगों के बॉडी बिल्ड और स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। अब कभी कभार दो लोग सेम हो भी सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस पैदा होगा जब आप साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को मिला दोगे तो यहां पर डिफरेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग लंबे होते हैं और दूसरे लोगों की हाइट हो सकता है शॉर्ट हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, दूसरे हो सकता है कि कुछ लोग फिजिकली वीक हो। ठीक है, लेकिन पर्सनैलिटी को जानने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, जो फिजिकल फीचर्स है वो मैटर नहीं करते हैं, यहां पर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी मैटर करते हैं। और वो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो ये हैं कि लोग साइकोलॉजिकली डिफर करते हैं एक दूसरे से। यहां पर 4 डायमेंशंस मैंने लिखे हुए कि लोग कैसे डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस। कुछ लोग हो सकता है कि ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और जबकि कुछ लोग हो सकता है कि वो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में। फिर दो तरीके से लोग डिफर कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने नेचर के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग अथॉरिटी की तरह बिहेव करे, और कुछ लोग वहीं पर सबमिसिव अथॉरिटी की तरह बिहेव करे। सबमिसिव अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे, सबमिसिव पर्सन की तरह वो बिहेव करे। कुछ लोग जो होता है दे लाइक टू टेक चार्ज, दे लाइक टू टेक कमांड ओवर मेनी थिंग्स, कि मैं करूंगा, बढ़ चढ़कर वो आगे हिस्सा लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं उनकी आदत होती है जी हुजूरी करने की, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना किसी के, उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं उनको लीडर बनना पसंद होता है। कहने का मतलब ये, यहां पर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, कुछ लोग जो है उनको ये लगता है हमें किसी को बॉस, किसी को सर नहीं कहना है, या हम खुद ही अपने मालिक हैं, तो हम जो है वो दूसरों को इंस्ट्रक्शन देने का काम करेंगे। कुछ लोगों को लगता है नहीं यार मुझे डर लगता है, मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा या लूंगी तो कहीं मेरी बुराइयां शुरू ना हो जाए, कहीं मेरे खिलाफ बातें शुरू ना हो जाए, कहीं मुझसे पता नहीं हो पाएगा काम कि नहीं हो पाएगा। तो वो क्राउड के बीच में छुपकर, ठीक है, एक भेड़ों वाली मेंटेलिटी को, एक शीप मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं और उनको ना जी हुजूरी करना पसंद होती है कि जी आप इंस्ट्रक्शन हमें दो, हम उसको सर झुकाकर नतमस्तक होकर फॉलो करेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और दूसरे लोग जो होते हैं वो हो सकता है इतने क्रिएटिव ना हो क्रिएटिव लेकिन इतने ना हो। सोशेबिलिटी की बात करें, कुछ लोग आउटगोइंग होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं। उनको इतना ज्यादा ना दूसरों से चू चौपड़ करना पसंद नहीं होता है, उनको इतनी बात करना दूसरों से पसंद नहीं होता है। तो जो लोग दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, घर पे अकेला नहीं बैठ सकते, उनको आसपास अपने भीड़ भड़क्का चाहिए, ऐसे लोगों को हम साइकोलॉजी में कहते हैं एक्सट्रोवर्ट नेचर की पर्सनैलिटीज। और जिन लोगों को अकेले रहना पसंद होता है, वो ज्यादा भीड़ भड़क्का नहीं चाहते, उनको हाई फाई पार्टियाज नहीं पसंद, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना नहीं पसंद, गिने चुने इक्के दुक्के उनके दोस्त होते हैं, और अगर वो ना भी हो तो वो अकेले अपनी लाइफ के अंदर बड़े खुश होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दोनों अपनी जगह ठीक है, यहां पर कोई सही और गलत की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसको ज्यादा लोग नहीं पसंद, वो उसके लिए ज्यादा स्ट्रेसिंग है। इसको कम लोग नहीं पसंद, अगर कम लोग इसको मिलेंगे या कोई बात करने को ना मिले तो ये स्ट्रेस में आ जाएगा ऐसा इंडिविजुअल। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों के पर्सनैलिटी के डायमेंशंस, कंपोनेंट्स अलग अलग है साइकोलॉजिकली। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस प्रकार की वेरिएशंस की डिस्कशन करते रहो तो ये एंडलेस डिस्कशन है, क्योंकि लोगों के बीच में जो वेरिएशंस और जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं ये एंडलेस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस की तो एक लिमिट है, फिजिकल डिफरेंसेस तो एक पॉइंट पर आकर उनकी डिस्कशन खत्म हो भी सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी के कंपोनेंट इन दोनों से मिलकर बने हुए हैं। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, उसके बाद है हमारा व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बोल्ड कर
आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वाला टॉपिक, व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले कुछ बात को समझते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन की तरफ आने से पहले, और वो डेफिनेशन हम साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, वो आपकी रियलिस्टिक डेफिनेशन होगी जो आपको एग्जाम में लिखनी है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को जानते हैं। देखो जो अलग अलग ट्रेड्स हैं, अभी हमने बहुत सारे ट्रेड्स की बात करी ना, फिजिकल ट्रेड्स, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, यानी कि क्वालिटीज जो हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोगों के अंदर, वो अलग अलग डिग्रीज में एग्जिस्ट करती हैं लोगों के अंदर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो, बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो, बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। ये तो आप किसी को जज कर रहे हो। साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, साइकोलॉजी का डिसिप्लिन ये बोलता है, लोगों के अंदर हर प्रकार का कॉम्पोनेंट, हर प्रकार के जो फीचर्स होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या कैसी भी डायमेंशंस हो, वो छुपी होती हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर आपको वो ज़्यादा मात्रा में क्यों दिख रही है? क्योंकि उनके अंदर उस चीज़ की डिग्री ज़्यादा है। और कुछ लोगों के अंदर आपको कम क्यों दिख रही है, बिल्कुल भी क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो बिल्कुल ही माइन्यूट डिग्री के अंदर है लेकिन वो दबी हुई है। तो हर डायमेंशन जो होता है हमारे ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल जो क्वालिटीज होते हैं, अलग अलग जो ट्रेड्स होते हैं, ये एग्जिस्ट सब में करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो, आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो, और तुम बिल्कुल भी सोशेबल नहीं हो, तुम बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट नहीं हो। थोड़े थोड़े कंपोनेंट सब में हो सकता है कि उस पर्सन के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स 0.1% हो, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो डिग्री है, जो बाकी जो ट्रेड्स की डिग्री है, वो हाई हो। तो डिग्री के बेसिस पर लोगों की पर्सनैलिटी निकल कर आती है। सारा कंपोनेंट होता सब में है। स्पोर्ट्स पर्सन बनने की एबिलिटी आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, पृथ्वी के सभी लोगों के अंदर है। लेकिन बस हमें मौका नहीं मिला मान लो, या फिर हमारा खेलने कूदने का मन नहीं करता, हमें फोन के साथ टाइम बिताना ज्यादा पसंद है रेदर देन गोइंग टू पार्क या फिर दोस्तों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज करना, तो वहां पर वो चीज हमारी अंदर दब कर रह गई है। वरना आप पैरा ओलंपिक्स के बारे में जानते होंगे, जिसको हम पैरालंपिक्स भी कहते हैं, वहां पर तो कुछ जो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके अंदर भी वो एबिलिटी है, छुपी हुई है, कि लोगों के तो यार हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो एक इतने बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन बनने की उनके अंदर एक चाहत है। तो ये होता सबके अंदर है, बस ये डिग्री वेरी करती है, और जिसके अंदर जो ज्यादा डिग्री होती है, सोसाइटी के अंदर लोगों को सिर्फ वही इंडिविजुअल्स नजर आते हैं। ठीक है, इसलिए सोसाइटी आपको टैग देने का काम करती है। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, अलग अलग जो हमारे ट्रेड्स हैं वो हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग डिग्रीज में इंडिविजुअल के अंदर। इस तरीके से अगर हम देखें तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी बनी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स से बनी होती है। ठीक है, तो अगर आप सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स को जोड़ दो तो वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बनाते हैं, और ये कॉम्बिनेशन, ये जो डिग्रीज हैं, ये सारे इंडिविजुअल्स में वेरी करती है, इसलिए सबके पर्सनैलिटी के कॉम्पोनेंट्स अलग हैं। और तभी हमें बोला गया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, कि पृथ्वी पर कोई भी दो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं होती है। उसको जो चीज़ अलग बनाती है वो है हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक एग्जांपल जानते हैं। ठीक है, ट्रेड्स जो हैं वो अलग अलग डिग्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में। इसके लिए हम एक एग्जांपल जानते हैं। 5 इंडिविजुअल्स हैं हमारे सामने, एक है आरव, एक है मीरा, एक है रोहन, एक है सारा और एक है विवान। ठीक है, अब इनके अंदर अगर आप इंटेलिजेंस को देखो तो सबके अंदर इंटेलिजेंस का लेवल सेम नहीं हो सकता, सबका कॉन्फिडेंस का लेवल सेम नहीं हो सकता, सारे लोग इक्वली क्रिएटिव नहीं हो सकते, और सारे लोग इक्वली सोशेबल नहीं हो सकते, यानी कि एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते। इनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो आपको इन सारे पैरामीटर्स के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे इंटेलिजेंस के कंपोनेंट को लेकर आपको रोहन जो है इन सब में से सबसे इंटेलिजेंट दिखेगा, तो इंटेलिजेंस के कंपोनेंट में रोहन यहाँ पर नंबर 1 है। कॉन्फिडेंस के लेवल में भी क्या रोहन नंबर 1 है? नहीं, कॉन्फिडेंस के लेवल में हमें सारा जो है वो दिख रही है नंबर 1, सबसे ज्यादा पैरामीटर इसका है। ठीक है, क्रिएटिविटी को लेकर क्या सारा नंबर 1 है? नहीं, क्रिएटिविटी को लेकर, हाँ, क्रिएटिविटी को लेकर अगेन सारा नंबर 1 है, इसका पैरामीटर अगेन क्रिएटिविटी में भी है। तो रोहन देखो इंटेलिजेंट था, लेकिन कॉन्फिडेंस के मामले में सारा नंबर 1 है, क्रिएटिविटी के मामले में जो सारा है वो रोहन से भी आगे, और सोशेबिलिटी के मामले में अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो यहां पर रोहन जो है वो सोशेबल है इन सब में से। ओके,
मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैंने लिखा है आपको बताने के लिए। यानी कि यहां पर आप ये देख पा रहे होगे कि अगर यहां पर मान लो कि आरव किसी चीज में नंबर 1 है, तो हो सकता है कि मीरा जो है वो 2 चीजों में कम हो। रोहन अगर 2 चीजों में अगर ऊपर है, तो हो सकता है कि सारा जो है वो 3 चीजों में कम हो। ठीक है, और विवान जो हो सकता है वो हो सकता है कि सब में इक्वली उसकी कैपेबिलिटीज हाई हो। ये सारे वेरिएशंस आपने अपने आसपास लोगों में भी देखे होंगे, और यही होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल समझते हैं कि हर किसी के पास इंटेलिजेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो ये हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब में है, सबके पास है। बस इनकी जो डिग्री है, जो इनके जैसे मतलब मान लो कि हमारी कंपोनेंट के अंदर, पर्सनैलिटी के कंपोनेंट के अंदर इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, सोशेबिलिटी, इनके पास डायमेंशंस वेरी कर सकते हैं। किसी में ये ज्यादा, किसी में ये कम, किसी में ये कम, तो किसी में ये ज्यादा, बस ये डिग्री चेंज होती है। तो हर किसी के पास इंटेलिजेंस है, लेकिन सेम लेवल की नहीं होती है। हर किसी में कॉन्फिडेंस का एक एलिमेंट है, लेकिन अलग अलग एक्सटेंट तक ये वेरी करता है। कुछ लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कुछ लोग कम कॉन्फिडेंट है। हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी का एक एलिमेंट है, लेकिन अलग अलग अमाउंट के अंदर लोग क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो ट्रेड्स हैं, दे आर नॉट सिंपली प्रेजेंट या एब्सेंट। आप कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोल सकते तुम्हारे अंदर तो ये चीज है ही नहीं, तुम तो गोबर गणेश हो, तुम्हारा दिमाग तो काम ही नहीं करता, बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे अंदर। ये सिर्फ डिग्री में वेरी करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई इंसान जो हो वो क्रिएटिव बहुत ज्यादा हो, बाहर घूमना फिरना उसको बहुत पसंद हो, लोगों से मिलना बहुत पसंद हो, कॉन्फिडेंस लेकिन उसका कम हो, इंटेलिजेंस उसकी कम हो, है ना। कुछ लोग हो सकता है कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई हो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस एकदम कम, क्रिएटिविटी एकदम कम, और बाहर लोगों से मिलना जुलना एकदम कम। तो बस ये डिग्री, जो डिग्री है इनकी, वो वेरी करती है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में बहुत एक यूनिक इंडिविजुअल होता है, क्योंकि हर पर्सन के पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स जो होते हैं वो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका मतलब हर एक पर्सन की अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी की प्रोफाइल है। और इस पृथ्वी पर कोई भी जो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। और वो चीज क्या अलग बनाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आंसर आप क्या दोगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस पृथ्वी पर जो 2 लोग हैं वो कभी भी सेम क्यों नहीं हो सकते, एक्सपीरियंसेस हमें अलग बनाते हैं एक दूसरे से। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है यहां से कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, हाउ एंड व्हाई डू पीपल डिफर। अब ये जो क्वेश्चन है कि लोग एक दूसरे से कैसे और क्यों डिफर करते हैं, इसकी साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि कुदरत ने हमें ऐसा बना रखा है, कुदरत ने कुदरती चीजों को अलग अलग बना रखा है, इंसान भी कुदरत का ही एक बेसिकली प्रोडक्ट है। तो इंसानों की पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स और फिजिकल कंपोनेंट सबके अलग होते हैं। इस क्वेश्चन को कि हाउ एंड व्हाई डू पीपल डिफर, लोग क्यों और किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इस चीज की डेफिनेशन क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, इसको समझना। वैसे तो अभी ये सब पढ़ के आप जान ही गए होंगे, बस यहां पर थोड़ा सा एक टेक्निकल डेफिनेशन गिवन है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होना। डिस्टिंक्ट होने का मतलब होता है एक दूसरे से वेरी करना, एक दूसरे से डिफर करना, बेसिकली एक दूसरे से अलग अलग होना। उसके लिए इन्होंने एक हैवी इंग्लिश का वर्ड यूज कर रखा है, डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस। वेरिएशंस अभी मैंने आपको बताया था, वेरिएशंस का क्या मतलब होता है, वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। ठीक है, तो डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस जो कि एग्जिस्ट करते हैं लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि लोगों के ट्रेट में और उनके बिहेवियर पैटर्न में। 4 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आपको लिखने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की व्यू के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कि वो डिफरेंसेस, इंडिविजुअल के अंदर वो डिफरेंसेस जो कि डिस्टिंक्ट हो, हमें एक दूसरे से अलग बनाए। वेरिएशंस हो उसके अंदर, यानी कि डाइवर्सिटी हो, सबके अंदर डिफरेंसेस हो अलग अलग चीजों को लेकर, फिजिकल कंपोनेंट्स,
प्लस साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स ही मिलकर इंडिविजुअल की क्या बनाते हैं, पर्सनैलिटी। तो ये चीजें हमें लोगों के ट्रेड्स, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखने को मिलती है। और कैसे पता लग सकता है हमें, लोगों के व्यवहार के अंदर, स्वभाव के अंदर, उनके रवैये के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लोग अपनी एक तो एबिलिटीज में वेरी करते हैं, सबकी एबिलिटीज अलग है। अगर आप अच्छे पेंटर हो, जरूरी नहीं मैं अच्छा पेंटर हूं। मैं अगर अच्छा टीचर हूं, जरूरी नहीं आप अच्छे टीचर हो। ठीक है, लोग डिफर करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी। और पर्सनैलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो चीजों से मिलकर बनी होती है, फिजिकल कंपोनेंट प्लस साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं अपने बिहेवियर के अंदर भी। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी, फिजिकल पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा हो, हैंडसम लग रहा हो, कोई लड़की बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आपको, लेकिन अगर उनका व्यवहार आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आपसे बदतमीजी करे जा रहे हैं, एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा कि वो जो फिजिकल डायमेंशन आपने उसकी देखी थी पर्सन की, जिससे आप इंप्रेस हुए थे, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से आप उसको अपने जीवन से लात मार के बाहर निकाल दोगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी के अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैटर करते हैं। लोगों के बिहेवियर सबके अलग होते हैं, लोगों के इमोशंस भी वेरी करते हैं एक दूसरे से। कुछ लोग होते हैं वो दूसरों के लिए सिंपैथी शो करते हैं, तो दे आर वेरी सिंपैथेटिक इन नेचर। और कुछ लोग होते हैं वो होते हैं एपैथिक इन नेचर, यानी कि उनके अंदर एपैथी होती है। देयर इज नो सिंपैथी, देयर इज नो एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी होता है पिटी फीलिंग फील करना, एम्पैथी होता है पुटिंग वनसेल्फ इनटू अनदर पर्सन्स शूज। ये एक डेफिनेशन है जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने आपको किसी के जूते में घुसा लिया आपने, ये डेफिनेशन लिखी हुई है हमारी बुक के अंदर इंग्लिश में। एम्पैथी की डेफिनेशन, पुटिंग वनसेल्फ इनटू अनदर पर्सन्स शूज। इसका मतलब क्या है, अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखना और बिल्कुल सेम वैसा ही फील करना, वो होता है एम्पैथी। यानी कि सिंपैथी अगर इधर है, एम्पैथी इससे भी ऊपर है। और एपैथी क्या होती है कि आपके अंदर किसी के भी सुख को लेकर, दुख को लेकर, दर्द को लेकर, पीड़ा को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, आपको लगता है भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, तो लोगों के इमोशंस भी डिफर करते हैं, और लोग डिफर करते हैं एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट में और अपने एटीट्यूड में। ठीक है, अब ये एटीट्यूड वो नहीं होता कि भाई तेरे में तो बहुत एटीट्यूड है। साइकोलॉजी के अंदर एटीट्यूड ये नहीं होता। एटीट्यूड अगेन पर्सनैलिटी के वो कंपोनेंट्स, वो फिजिकल साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो कि आपको दुनिया में दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं, वो आपके एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड मतलब एक पर्सनैलिटी का कंप्लीट पैकेज होता है, जिसके अंदर आपने जैसे मतलब मान लो एक बास्केट ली, उसके अंदर फिजिकल फीचर्स को भी डाल दिया, लोगों के बिहेवियर को डाल दिया, इमोशन को डाल दिया, थिंकिंग को डाल दिया, थॉट पैटर्न को डाल दिया, क्रिएटिविटी को डाल दिया, एप्टीट्यूड को डाल दिया, इंटेलिजेंस को डाल दिया। ये कंप्लीट पैकेज से मोल्ड करके आपने जो इंडिविजुअल बनाया, उसको देखते हुए आप कहोगे कि उसका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर 2 के कंपोनेंट्स से सारे। और लोग एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट में भी वेरी करते हैं, अपनी हॉबीज में भी वेरी करते हैं। आप अगर मुझसे बोलो कि हम ना किसी क्लब चलते हैं, पार्टी करते हैं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आएगा। मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप मुझे मंदिर लेकर जाओ, और मैं अगर आपसे कहूँ कि चलो मंदिर चलते हैं, तो हो सकता है क्या आप जो है वो बैकआउट कर जाओ, क्योंकि आपके और मेरे इंटरेस्ट अलग अलग है। आप भी अपनी जगह ठीक हो, मैं भी अपनी जगह ठीक हूं, यहाँ पर सही गलत की बात नहीं हो रही है। हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं? आप क्यों नहीं मंदिर आना एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ, या फिर मैं आपके साथ क्लब आना क्यों नहीं एंजॉय कर रहा हूं? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स मेरी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स अलग हैं, दुनिया में हम सब एक दूसरे से अलग है, अपनी थिंकिंग में, अपने सोच में, अपने विचार में, अपने इंटरेस्ट में, अपनी हॉबीज में, अपनी इंटेलिजेंस में। ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये हर एक पर्सन को यूनिक बनाते हैं। तभी तो मैं यूनिक हूं, तभी तो आप यूनिक होगे किसी के लिए, तभी मैं भी किसी के लिए यूनिक हूं, है ना। तो ये सब चीजें हैं यहां पर अभी तक। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है, अलग अलग सिचुएशंस जो आती है हमारे सामने, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स, हमारा हाव भाव, बात करने का तरीका, लहजा हमारा, हमारे इमोशंस, हमारे स्वभाव, व्यवहार, रवैया, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाता है, सिचुएशंस का असर कितना ज्यादा होता है हमारी पर्सनैलिटी पे। इस चीज को दोस्तों हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आई होप ये डिस्कशन आपको मजेदार लग रही होगी। ठीक है, भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाना, लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करना। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।